गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का सेशन, जहां हम डिस्कस करेंगे एक नए डिस्ट्रिक्ट को। नाम होगा झज्जर जिला। बच्चों, कल की क्लास में मैं आप लोगों को जिला दर्शन फतेहाबाद कंप्लीट करवा चुका था और अभी तक हमारे 18 जिले जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी बचे हुए जो 4 जिले हैं मेरे दोस्त, इसी सप्ताह में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे हेडिंग डालिएगा जिला दर्शन झज्जर। बच्चों, सबसे पहले जब भी हम जिला पढ़ते हैं तो जिले की स्थिति को डिस्कस करते हैं। और आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा भाई, झज्जर जिले की जो स्थिति है वो क्या है, तो आप बोलेंगे झज्जर जिला हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो याद रखना है कि आपको ये हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है बच्चों। स्थिति के बाद हम बात करें अस्तित्व की, तो अस्तित्व ये भी फतेहाबाद के साथ ही जिला बना था 15 जुलाई 1997। तो याद रखेंगे बेटा, इसका जो अस्तित्व होगा वो 15 जुलाई 1997 होगा। और 15 जुलाई 1997 को ये किससे अलग किया गया था? ये रोहतक से अलग किया गया था। तो ये जो अलग हुआ था ये रोहतक से अलग हुआ था। और रोहतक से जब अलग हुआ था तो बच्चों उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री जो थे वो बंसीलाल ही हुआ करते थे। बंसीलाल ने हरियाणा के अंदर बच्चों 6 जिले बनाए हैं। सबसे ज्यादा जिले बनाने वाले मुख्यमंत्रियों में बंसीलाल का ही नाम आता है। तो बंसीलाल के समय याद रखेंगे कि झज्जर जो जो है रोहतक से अलग होकर जिला बना था। अस्तित्व के बाद हम बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की, कि भाई इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना है। तो आपको बोलना है 1834 वर्ग किलोमीटर। तो 1834 वर्ग किलोमीटर इसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। हम बात करें जनसंख्या की, और जनसंख्या का आधार होगी 2011 की जनगणना। ठीक है, और 2011 की जनगणना के आधार पे हम बात करें तो इसकी जो पॉपुलेशन है बच्चों वो 10 लाख से क्या रही थी? कम रही थी। फतेहाबाद की जनसंख्या भी 10 लाख से कम, झज्जर की जनसंख्या भी 10 लाख से कम, और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिले रहे थे बेटा 6 2011 की जनगणना के आधार पर। हम बात करें तो इसका जो पुराना नाम रहा है वो क्या रहा? इसका जो पुराना नाम रहा है वो रहा है छज्जू नगर। इसका जो पुराना नाम है बच्चों वो क्या है? छज्जू नगर। हम बात करें तो इसके जो संस्थापक हैं वो कौन हुए? तो बच्चों इसके संस्थापक को लेकर चर्चा एक तो ये है कि इसकी जो स्थापना है वो छज्जू राम जाट के द्वारा की गई थी। छज्जू राम जाट के द्वारा बेटा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन ये भी बताया गया है कि मोहम्मद गोरी के द्वारा बच्चों इसको बसाया गया था। और जोजू गहलावत नाम का एक यहाँ का व्यक्ति था जिसने मोहम्मद गोरी को मेरे दोस्त प्रस्ताव भेजा था इस क्षेत्र को बसाने के लिए। तो याद रखना है जोजू गहलावत के अनुरोध पर, जोजू गहलावत के अनुरोध पर मोहम्मद गोरी के द्वारा। ठीक है, तो जोजू गहलावत के अनुरोध पर मोहम्मद गोरी के द्वारा बेटा इसको क्या है? बसाया गया था। हम बात करें इसका जो
नामकरण है बच्चों वो किस आधार पर हुआ है? नामकरण का मतलब समझते हो तुम? झज्जर को झज्जर के नाम से हम क्यों पुकारते हैं? तो इसके पीछे भी दो बातें बताई गई हैं। एक तो बताया गया है जोजू गहलावत, कि जोजू गहलावत के कारण बच्चों ये बसाया गया मोहम्मद गोरी के द्वारा। तो इसी जोजू गहलावत के नाम पर बच्चों इसका नाम पड़ा है झज्जर। क्या पड़ा है? झज्जर नाम पड़ा। तो कुछ लोगों ने बोला कि यार ऐसा कुछ नहीं था। कुछ लोगों ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं था। छज्जूराम जो जाट है, उसी छज्जूराम जाट के नाम पर इसका नाम पहले छज्जू नगर पड़ा, और यही छज्जू नगर समय बीतने के साथ बच्चों क्या बन जाता है? झज्जर बन जाता है। ठीक है। नामकरण के बाद हम बात करेंगे उपनाम की। आज ये पेंसिल से बीच में आ रही है ना? हाँ। बात करेंगे हम उपनाम की, और उपनाम में याद रखेंगे कि एक तो इसको बोला जाता है शहीदों का शहर। 1999 का बच्चों कारगिल युद्ध, जिसको ऑपरेशन विजय बोलते हैं, उस ऑपरेशन विजय के अंदर झज्जर के बहुत सारे जो सैनिक हैं बेटा वो शहीद हो गए थे। क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। और इसीलिए इसको क्या बोला जाना शुरू किया जाता है ऑपरेशन विजय के बाद? शहीदों का शहर। तो शहीदों का शहर किसे बोल देंगे? झज्जर को। और झज्जर को बच्चों क्या बोलते हैं? सुराही का शहर। सुराही या जजरी, मतलब मेरे दोस्त एक लंबी गर्दन वाला जो घड़ा होता है ना मिट्टी का, उसी को हम जजरी बोलते हैं, सुराही बोलते हैं। तो सुराही या जजरी का शहर भी इसे कहा जाता है। बच्चों हम बात करें यहां पर कौन कौन से उद्योग हैं। बेटा उद्योग कौन कौन से होंगे यहां झज्जर के अंदर? तो झज्जर की जो औद्योगिक नगरी है वो दो फेमस औद्योगिक नगरी हैं। झज्जर में आपको सबसे ज्यादा जो उद्योग नजर आएंगे वो इन्हीं दो औद्योगिक नगरी के अंदर नजर आएंगे, जिसमें एक का नाम है बच्चों बादड़ी। गुड़गांव के साथ लगता है ये औद्योगिक शहर बच्चों। इसमें एक का नाम है बादली और एक का नाम है बहादुरगढ़। तो बादली और बहादुरगढ़ ये दोनों के दोनों औद्योगिक शहर हैं। कौन से जिले के? झज्जर जिले के। ठीक है। और यहां पर कौन कौन से उद्योग होंगे? उन उद्योगों में सबसे पहले याद रखेंगे आप धातु की नक्काशी। धातु की नक्काशी उद्योग है बेटा यहां बहादुरगढ़ के अंदर। ठीक है। दूसरा याद रखेंगे चंदन की नक्काशी। तो यहां पर मूर्ति तैयार की जाती है चंदन की। हड्डी की नक्काशी हमने कहां पढ़ा था? हड्डी की नक्काशी हमने पढ़ा था फरीदाबाद के अंदर। तो चंदन की नक्काशी और धातु की नक्काशी उद्योग कहां पढ़ोगे बच्चों? ये पढ़ोगे तुम झज्जर जिले के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पर एक टायर उद्योग है योकोहोमा। योकोहोमा, योकोहोमा बेटा जापान की कंपनी है, और जापान की इस कंपनी ने टायर बनाने का जो उद्योग है वो कहां स्थापित किया बच्चों? बहादुरगढ़ के अंदर। गुडियर टायर हमने फरीदाबाद में पढ़ा था, तो योकोहोमा टायर हम बहादुरगढ़ में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम यहां पर बात करें तो आप लोगों ने बच्चों बचपन में पार्लेजी बिस्कुट खाए होंगे, बिल्कुल खाए हैं। तो पार्लेजी बिस्कुट उद्योग भी कहां होगा? बहादुरगढ़ में। पार्लेजी बिस्कुट उद्योग बच्चों ये भी कहां है? सर बहादुरगढ़ में। हम बात करें यहां पर इसके अलावा
रिलैक्सो चप्पल, रिलैक्सो और पैरागॉन। ठीक है। इसके अलावा बेटा सूर्या रोशनी बल्लभ, सूर्या रोशनी बल्लभ उद्योग। इसके अलावा हम बात करें बहादुरगढ़ के अंदर तो प्लास्टिक की पाइप, प्लास्टिक पाइप उद्योग। लोहे के पाइप कहाँ बनते हैं? हरियाणा के अंदर हिसार में। तो प्लास्टिक के पाइप के लिए कौन जाना जाता है बेटा? बहादुरगढ़। या हम बोल सकते हैं कि प्लास्टिक से संबंधित या प्लम्बर से संबंधित जो भी सामान होता है उसको हम सैनिटरी सामान बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं सैनिटरी उद्योग। और ये भी आपका कहाँ का पॉपुलर होगा? बहादुरगढ़ का बच्चों ये सबसे पॉपुलर उद्योग है। ठीक है, तो ये सारे के सारे उद्योग आप लोगों को याद रखने हैं। सर जी नवोदय और जवाहर नवोदय में क्या अंतर है? बेटा कोई अंतर नहीं है, नवोदय के आगे जवाहर नहीं लगा हुआ बस। ठीक है ना, यही अंतर है कि नवोदय और जवाहर नवोदय में क्या अंतर होगा कि नवोदय के आगे जवाहर नहीं लगा हुआ, वरना वो भी जवाहर नवोदय हो जाता। बेटा दोनों के दोनों एक ही बात है। ठीक है ना, तो नवोदय स्कूल, नवोदय स्कूल का पूरा नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम पे है, जिनको हम जेएनवी बोलते हैं, जवाहरलाल नवोदय। ठीक है ना, बाकी कोई अंतर नहीं है। समझ में आई बात? चलेगा। प्रसिद्ध उद्योगों के बाद हम बात करते हैं यहां पर प्रसिद्ध मंदिरों की। प्रसिद्ध मंदिरों की तो कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं भाई यहाँ पे? एक मंदिर है यहाँ पर बिमेश्वरी मंदिर, सबसे पॉपुलर मंदिर है मेरे दोस्त झज्जर का बिमेश्वरी मंदिर। और ये बिमेश्वरी जो मंदिर है ये बेरी गांव के अंदर है, बेरी गांव। और बेटा ये जो बेरी गांव है ना, इसको बोलते हैं अमीर व धनाढ्य लोगों की नगरी। अमीर व धनाढ्य लोगों की नगरी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये जो बिमेश्वरी मंदिर है बेरी के अंदर, ये माता कुल देवी को समर्पित है। कुल देवी जो परिवार का वंश आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद देती है, तो ये माता कुल देवी को क्या हो जाएगा? समर्पित। और माता कुल देवी को समर्पित ये बिमेश्वरी मंदिर जो बेरी गांव के अंदर है बच्चों, इसका निर्माण महाभारत काल में गांधारी के द्वारा करवाया गया था। इसका जो निर्माण है वो गांधारी, जो अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधे रखती थी धृतराष्ट्र की पत्नी, बच्चों उसी गांधारी के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे सरकार के द्वारा इसको श्राइन बोर्ड में शामिल मेरे दोस्त किया गया है। तो सरकार के द्वारा इस मंदिर के नाम पर श्राइन बोर्ड का गठन मेरे दोस्त किया गया। और मैंने आपको बताया है कि बड़े मंदिर जहां चढ़ावा ज्यादा आता है बच्चों, उन मंदिरों को सरकार अपने अधीन लेकर उन मंदिरों के नाम का एक बोर्ड बना देती है और उसी को हम श्राइन बोर्ड बोलते हैं। जैसे हमने गुड़गांव के अंदर शीतला श्राइन पढ़ा, पंचकूला के अंदर माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड पढ़ा, ऐसे ही मेरे दोस्त अब बिमेश्वरी श्राइन बोर्ड का भी गठन हो चुका है। और ये हरियाणा के बड़े मंदिरों में से एक है बिमेश्वरी मंदिर। ठीक है बेटा, बिमेश्वरी मंदिर के बाद दूसरा मंदिर यहां पे याद रखेंगे ठाकुर द्वार मंदिर। ठाकुर द्वार जो मंदिर है ये कुतानी गांव के अंदर है। कुतानी गांव झज्जर जिले का गांव है।
तीसरा जो मंदिर है बच्चों वो है रुडमल मंदिर। ये लाला रुडमल के द्वारा बनवाया गया मंदिर है, इसलिए इसको रुडमल मंदिर बोलते हैं। और ये भी कहाँ है, ये भी बेरी गांव के अंदर। कौन से गांव के अंदर बना हुआ है, ये भी बेटा बेरी गांव के अंदर बना हुआ है। बिल्कुल पूजा जांगड़ा, मेरे को बताइएगा किस नाम से है वो, बताइएगा किस नाम से है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चौथे नंबर पे डिग्गल का शिवालय मंदिर। डिग्गल का शिवालय मंदिर, तो बेटा ये कहाँ है, ये डिग्गल के अंदर है। तो आपको ये याद रखना है कि ये डिग्गल का शिवालय मंदिर भी कहाँ होगा, डिग्गल के अंदर होगा। ठीक है ना, फटाफट नोट कीजिएगा, नोट करने के बाद डन लिखिएगा बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर आपने रेवाड़ी की लोकेशन साउथ ईस्ट बताई थी, वो तो साउथ वेस्ट है बेटा, साउथ वेस्ट कैसे हो जाएगी। अब देखिएगा मैं आपको हरियाणा के मानचित्र के ऊपर ही चीजें दिखा देता हूं। एक बार हरियाणा का कोई मैप मेरे को मिल जाए। हाँ ये रहा, चलेगा, इतना सा मैप मैं रफली आपको समझाने के लिए उठा लेता हूं। अब मैंने आपको बताया कि आपको स्थिति का पता करना है तो आपको सेंटर में आना पड़ेगा। ठीक है, और जब आप सेंटर में आओगे, सेंटर में आके आप प्लस का निशान लगाओगे, तो बेटा दक्षिण के अंदर आपका महेंद्रगढ़ आएगा। दक्षिण में आपका महेंद्रगढ़ आएगा तो पश्चिम में आपका ये वाला इलाका आएगा। ठीक है, जिसमें हिसार भी आ जाएगा, फतेहाबाद भी आ जाएगा और आपका सिरसा भी आ जाएगा। बेटा हम बात करें तो ये जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी ये दक्षिण पश्चिम में कैसे हो सकता है, दक्षिण पश्चिम में तो भिवानी आएगा। तो ये पूरा का पूरा इलाका या तो आप दक्षिण बोल सकते हो या आप दक्षिण पूर्व बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, या तो आप दक्षिण बोल सकते हो या दक्षिण पूर्व बोल सकते हो। ठीक है ना, हाँ चलेगा, नोट कर चुके हो। मंदिर के बाद बच्चों हम बात करेंगे प्रसिद्ध मेलों की, कि कौन कौन से मेले यहां लगते हैं। तो कौन कौन से प्रसिद्ध मेलों का यहाँ पर आयोजन किया जाता है, हम बात करेंगे मेलों में। सबसे पहला मेला है यहाँ पर पशुओं का मेला। बच्चों हरियाणा में लगने वाला सबसे बड़ा पशुओं का मेला है ये। तो याद रखना है कि पशुओं का जो मेला है वो लगता कहाँ है, जहाजगढ़ के अंदर। जहाजगढ़ गांव के अंदर। ठीक है मेरे दोस्त, हम बात करें दूसरे नंबर पे, यहां लगता है मेला श्याम जी। मेला श्याम जी, और मेला श्याम जी लगता है कौन से गांव के अंदर, दुब्बड़ दनमाजरा गांव के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, मेला श्याम जी लगता है दुब्बड़ दनमाजरा गांव के अंदर। और मेला श्याम जी जो है ये किसके लिए फेमस है, बच्चों के मुंडन हेतु। बच्चों के मुंडन हेतु बच्चों ये मेला फेमस है। बताया जाता है कि इस मेले के अंदर जाके यदि बच्चों के जन्म के बाद पहली कटिंग करवा ली जाए तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है बच्चे के लिए। ठीक है, वो बहुत अच्छी मानी जाती है बच्चे के लिए। बच्चों उसके बाद तीसरा जो मेला लगेगा वो भीमेश्वरी मेला होगा।
और आपसे कोई पूछ ले कि कहाँ लगता है भीमेश्वरी मेला, तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए, बेरी गांव के अंदर। ठीक है। चौथा जो मेला लगता है यहाँ, वो लगता है संत गरीबदास जी का मेला। संत गरीबदास जी का मेला। और संत गरीबदास जी का जो मेला लगता है ये छुडानी गांव में। छुडानी गांव के अंदर। ठीक है। मेलों के बाद हम बात करेंगे यहां शिक्षा और संस्थान की। बच्चों शिक्षा और संस्थान में हम बात करें तो अपने हरियाणा में सबसे बड़ा जो कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है बच्चों, वो बाड़सा गांव झज्जर के अंदर बनाया गया है। कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। और ये कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट एम्स का है मेरे दोस्त। तो एम्स के द्वारा सबसे बड़ा जो कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी करके गए थे मेरे दोस्त, ये बाड़सा गांव झज्जर के अंदर क्या है, बनाया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है बेटा, झज्जर जिले का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो कहाँ पर, कलोई के अंदर। एक कलोई हमने या किलोई हमने पढ़ा बच्चों रोहतक में, और एक कलोई हम पढ़ रहे हैं अब झज्जर के अंदर। तो गुड़गांव से जब आप झज्जर जाओगे ना, तो वहां पर आपको बीच में कलोई गांव नजर आएगा, और वहीं पर जवाहर नवोदय विद्यालय यहाँ का बना हुआ है। बच्चों हम बात करें तो प्रदेश का जो तीसरा सैनिक स्कूल है, दूसरा सैनिक स्कूल मैंने आपको रेवाड़ी में पढ़ाया, तो बच्चों जो तीसरा सैनिक स्कूल होगा ये कहां पर, मातनहेल गांव के अंदर। झज्जर के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें तो बच्चों यहां पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, उसको बोलते हैं जगन्नाथ। तो आपसे कोई पूछ ले कि जगन्नाथ प्राइवेट विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यहाँ पर कोई सरकारी यूनिवर्सिटी तो नहीं है झज्जर में, लेकिन एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जगन्नाथ नाम से, और ये जगन्नाथ प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहाँ होगी, झज्जर में होगी। कहाँ होगी, झज्जर में। ठीक है। शिक्षा और संस्थान के बाद हम बात करेंगे यहां पर पर्यटन स्थलों की। कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं बच्चों, हम बात करें पर्यटन स्थलों में तो सबसे पहले यहां पर याद रखना है आपको प्रतापगढ़ फार्म। ये जो फार्म बनाए गए हैं बच्चों, ये हरियाणा की संस्कृति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, इन फार्म के अंदर आप जाओगे तो आप हरियाणवी कल्चर से बच्चों अपने आप को जुड़ा हुआ पाओगे। तो हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए फार्म टूरिज्म की बच्चों हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने क्या की, स्थापना की, और उसके तहत बहुत सारे फार्म बनाए गए, जिसमें एक फार्म है प्रतापगढ़ फार्म, एक फार्म है बच्चों रतनगढ़ फार्म। कौन सा फार्म, रतनगढ़ फार्म। तो ये रतनगढ़ फार्म भी कहाँ है, ये झज्जर के अंदर है। बच्चों यहां पर एक झील भी है जिसका नाम है बिंडावास झील। बिंडावास झील जो है बच्चों, इसको हम सुंदर झील के नाम से भी जानते हैं। तो ये सुंदर झील नाम से भी फेमस है। बिंडावास गांव के अंदर बनी हुई यह झील हरियाणा की सबसे बड़ी वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है। तो ये आपकी हरियाणा की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, आर्द्र भूमि हो जाएगी।
तो हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, या हम बोलेंगे वेटलैंड। ठीक है, तो हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है बच्चों ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, यहां पर एक किला है जिसको हम बोलते हैं जॉर्जगढ़ का किला। और ये जो जॉर्जगढ़ का किला है बेटा, ये कौन से गांव के अंदर है? जहाजगढ़ गांव के अंदर। और जॉर्जगढ़ को बसाया किसने था? जॉर्ज थॉमस ने। और लोगों ने इसका बाद में क्या बदल दिया नाम? जॉर्जगढ़ से इसको बना दिया जहाजगढ़। तो इस किले का निर्माण भी किसने किया होगा? जो आयरलैंड से आया हुआ एक समुद्री लुटेरा जिसने अस्सी को राजधानी बनाया था, नाम उसका जॉर्ज थॉमस था। और इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम, पूरा का पूरा मेरे दोस्त इसको हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जॉर्ज थॉमस। तो जॉर्ज थॉमस के द्वारा इसका निर्माण बेटा करवाया गया था। वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड होती है आपकी आर्द्र भूमि, यानी कि नमी वाला क्षेत्र हम बोल सकते हैं। नमी वाला जो क्षेत्र है वो हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, यहां एक मस्जिद भी है जिसका नाम है काजी की मस्जिद। और आपसे कोई पूछ ले कि काजी की जो मस्जिद है वो कहाँ है, तो काजी की मस्जिद है झज्जर के अंदर। और झज्जर का एक गांव है बच्चों दुजाना। तो दुजाना गांव के अंदर ये बनी हुई है। काजी की मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? हाफिजुद्दीन ने। तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई इसका निर्माण करवाया किसने था, तो आपको बोलना है हाफिजुद्दीन के द्वारा बेटा इसका निर्माण करवाया गया था। यहां पर पक्षी के नाम पर भी एक पर्यटक परिसर है जिसका नाम है गोरेया। गोरेया पर्यटक परिसर। और गोरेया बच्चों जिसको हम चिड़िया भी बोलते हैं, इसके नाम पर जो आपको पर्यटक परिसर नजर आएगा वो बहादुरगढ़ के अंदर। ठीक है, गोरेया के बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है यहां बुआ का गुबंद। हमने एक मंदिर पढ़ा था हिसार के अंदर, उसका नाम था बुआ कंवारी मंदिर। बच्चों उस लड़की ने तो शादी नहीं की थी, इसलिए गांव के लोगों ने उस लड़की को बुआ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो बुआ है ना मेरे दोस्त, ये लड़की का नाम ही बुआ है। और ये बुआ का गुबंद झज्जर के अंदर ही है। ये बुआ कौन थी? ये बुआ मुस्तफा कलोल की बेटी थी बेटू। मुस्तफा कलोल की बेटी का नाम था बच्चों बुआ। और ये बुआ अपने प्रेमी के साथ झज्जर के अंदर जहां पर बच्चों मिला करती थी चोरी चोरी चुपके चुपके, बच्चों उसी जगह को झज्जर में बुआ का गुबंद कहा जाता है। मुस्तफा कलोल की बेटी बुआ के नाम पर। ठीक है, तो चोरी चोरी चुपके चुपके तुम भी मिलते होगे किसी ना किसी से, तो बेटा तुम्हारा भी आगे कहीं ना कहीं गुबंद बना मिलेगा, यदि घर वालों के तुम फंस गए तो। पहले तो तुम्हारा गुबंद फोड़ेंगे वो घर वाले, है ना, फिर बच्चों याद में बनवाएंगे। ठीक है, हाँ, तो चोरी चोरी चुपके चुपके मिल जरूर लेना, लेकिन घर वालों के बच्चों पकड़ में मत आ जाना। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। बुआ के गुबंद के बाद यहां पर बच्चों एक दाम भी है जिसका नाम है छुडानी दाम। छुडानी गांव का नाम है।
और छुडानी धाम से बच्चों कौन से संत संबंधित है? गरीबदास। तो संत गरीबदास जी का संबंध है बेटा छुडानी गांव से, और यहीं पर इनका एक धाम बना हुआ है जहां पर गरीबदास का मेला भी लगता है। क्या लगता है? गरीबदास का मेला भी लगता है। ठीक है ना? चलिएगा, बहुत बढ़िया सर। किससे मिले? कोई होना भी तो चाहिए। तो बेटा कुछ काम ऐसे करो जिसके कारण तुमसे भी कोई मिल पाए, मतलब सरकारी नौकरी की तरफ आगे बढ़ो। जब तुम सरकारी नौकरी लग जाओगे तो बेटा ये मिलना मिलाना, फेंटना, चुप चुप के बातें करना, ये सारे के सारे अपने आप तुम्हारे भीतर आ जाएंगे। ठीक है? हाँ। तो आपको सरकारी नौकरी की तरफ आगे बढ़ना है। यदि अभी तक आपको इन कामों में सफलता नहीं मिली तो बच्चों ये सफलता तुम्हें नौकरी के बाद ही मिलेगी। ठीक है? इससे ज्यादा तुम ट्राई भी मत करना। तुमने ट्राई कर करके मेरे दोस्त बहुत समय खराब कर लिया होगा, तो अब ट्राई करने का समय जा चुका है। पूरी की पूरी अब ट्राई करो तुम नौकरी लेने के लिए। छुडानी धाम के बाद आ जाओ आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो यहां पर एक संग्रहालय भी है जिसको बोलते हैं झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय। बच्चों ये सबसे बड़ा म्यूजियम है हरियाणा का, जहां पर पुरानी चीजों को इकट्ठा करके रखा जाता है। ठीक है? झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय बच्चों जिसका निर्माण किया था ओमानंद जी सरस्वती ने। तो आपसे पूछ रहे कि इसका निर्माण किसने किया था बेटा, तो आपको बोलना है ओमानंद जी सरस्वती के द्वारा। ठीक है? तो ओमानंद जी सरस्वती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये सारे के सारे आप लोगों को यहां पर झज्जर के पर्यटन स्थल याद रखना है। ठीक है भाई? बच्चों हम बात करते हैं अब यहां पर व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व। तो झज्जर में बच्चों कौन कौन वो शख्सियत है जो पेपर के अंदर छपी आएगी? पेपर में पूछा जाएगा कि भाई साहब बताओ इस शख्सियत का संबंध कहां से है, और हम आंसर दे देंगे कि झज्जर से है। तो झज्जर से आने वाली उन शख्सियत में बच्चों एक तो आपको ध्यान रखना है दलबीर सुहाग, बेटा कौन थे दलबीर सुहाग? बिसनवास गांव से इनका संबंध रहा है। और ये पूर्व थल सेना अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट याद रखना है प्रोफेसर शेर सिंह। बच्चों ये पूर्व रक्षा मंत्री। हम बात करें नेक्स्ट पंडित श्रीराम शर्मा। पंडित श्रीराम शर्मा। बच्चों झज्जर से आने वाले पंडित श्रीराम शर्मा बहुत बड़े लेखक भी हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं। पंडित श्रीराम शर्मा को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा बोलते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। ठीक है? बच्चों 1923 के अंदर
उर्दू भाषा में तिलक नाम का एक अखबार इन्होंने बच्चों निकालने का काम किया था। इनकी यदि हम प्रसिद्ध किताबों का जिक्र करें तो बेटा इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में एक तो नाम आता है हरियाणा का इतिहास, ठीक है। एक नाम आता है हरियाणा के नौरतन, हरियाणा के नौरतन, ठीक है। पंडित श्री राम शर्मा के बाद एक शख्सियत है दीनदयाल शर्मा। दीनदयाल शर्मा बेटा ये भी झज्जर से, और दीनदयाल शर्मा ने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे हरियाणा में करने का काम किया था। तो सनातन धर्म के प्रचारक के रूप में जाना जाता है, और इन्होंने ही मेरे दोस्त झज्जर के अंदर सनातन धर्म की पहली शाखा बच्चों स्थापित करने में योगदान दिया था, ठीक है। चलिएगा। हाँ, एक स्टेडियम और लिख लो भाई यहां, जहां आरा बाग खेल स्टेडियम। जहां आरा बाग खेल स्टेडियम का नाम अब महर्षि दयानंद स्टेडियम कर दिया गया है बेटा, ठीक है। तो जहां आरा बाग खेल स्टेडियम का नाम अब आपको ध्यान रखना है महर्षि दयानंद खेल स्टेडियम। ठीक है भाई। हम और शख्सियत की बात करें तो यहां से वीरेंद्र सहवाग आते हैं। वीरेंद्र सहवाग बेटा जिनको हम नजफगढ़ का नवाब बोलते हैं, मुल्तान का सुल्तान बोलते हैं, विस्फोटक बल्लेबाज बोलते हैं, वीरेंद्र सहवाग छुडानी गांव में पैदा हुए थे, जहां पर गरीबदास पैदा हुए। छुडानी गांव, ठीक है। कौन है वीरेंद्र सहवाग आप सभी को पता होगा, पूर्व क्रिकेटर, और भारतीय क्रिकेट टीम के बच्चों ये कैप्टन भी बनाए गए थे। और कपिल देव के बाद तीसरा ऐसा नाम है वीरेंद्र सहवाग जो भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे। तो पहले नंबर पे नाम आता है भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन बनने वाले उन हरियाणवी खिलाड़ियों में बच्चों करीना कपूर के ससुर मंसूर अली खां पटौदी का, जो सैफ अली खान के पिता हैं। मंसूर अली खां पटौदी के बाद कपिल देव का नाम आता है, और कपिल देव के बाद तीसरा नाम जो भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे वो वीरेंद्र सहवाग हैं। बच्चों वीरेंद्र सहवाग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे विस्फोटक बल्लेबाज। अब हरियाणा का है तो विस्फोटक तो होना ही होना है बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। विस्फोटक बल्लेबाज पाकिस्तान के मुल्तान में मेरे दोस्त ट्रिपल सेंचुरी टेस्ट मैच में बनाई थी, तो इनका नाम हो जाता है मुल्तान का सुल्तान। बच्चों छुडानी गांव से इनका परिवार जब नजफगढ़ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इनके आसपास जो शहर है वो दिल्ली का नजफगढ़ है, तो इनको लोग बोलना शुरू कर देते हैं फिर धीरे धीरे नजफगढ़ का नवाब, नजफगढ़ का नवाब, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग के बाद बच्चों खिलाड़ियों में हम बात करें तो बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया खुंडन गांव से हैं, ठीक है। और बजरंग पुनिया का बच्चों संबंध अब राजनीति से भी है, और ये टोक्यो ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक लेके आए थे।
टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक। बजरंग पुनिया के बाद बेटा याद रखना है आपको, मनु भाकर। मनु भाकर बेटा गोरेया गांव की बेटी है, और ये गोरेया गांव झज्जर जिले का गांव है। आप सभी को पता होगा कि प्रसिद्ध शूटर है ये, प्रसिद्ध निशानेबाज, और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला ओलंपियन प्लेयर है मेरे दोस्त। और अभी जो आपके ओलंपिक हुए थे 2024 में, वो कहाँ हुए थे? पेरिस के अंदर, फ्रांस की राजधानी पेरिस। तो पेरिस ओलंपिक 2024 बेटा 2 कांस्य पदक मनु भाकर ने जीतने का क्या किया? काम किया। ठीक है ना। भगवत दयाल शर्मा तो हम पढ़ चुके हैं ना, बार बार थोड़ी पढ़ेंगे भाई। पॉलिटी के अंदर भगवत दयाल शर्मा हम पढ़ चुके हैं, तो बार बार नहीं पढ़ा जाएगा, एक बार ही आपको याद रखना है। ठीक है। चलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुनील डबास। तो बेटा सुनील डबास कौन? गुरुजी सुनील डबास जो है ना, महिला का नाम है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सुनील का नाम आते ही दिमाग में मेरे दोस्त कुर्ता पजामा आएगा। कुर्ता पजामा नहीं बल्कि कुर्ता सलवार है सुनील यहाँ, यानी कि बेटा यहाँ महिला है सुनील। ठीक है ना, ये पुरुष नहीं है। तो सुनील डबास जो है ना, ये भारतीय महिला कबड्डी टीम की कोच है। भारतीय महिला कबड्डी टीम कोच। और बेटा महिलाओं को बहुत अच्छे तरीके से कबड्डी में तैयार करने का श्रेय हरियाणा की झज्जर जिले की बेटी सुनील डबास को जाता है। तो इनको खेल विभाग के द्वारा राष्ट्रपति के हाथों कौन सा पुरस्कार दिलाया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो बच्चों द्रोणाचार्य अवार्ड से ये क्या है? सम्मानित हैं। तो ये भी झज्जर के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत है। ठीक है ना। बिल्कुल। एक नाम आ जाता है कनिष्का धनखड़। एक नाम आ जाता है बेटा कनिष्का धनखड़। ठीक है। तो कनिष्का धनखड़ कौन है? झज्जर की बेटी है, और पूर्व मिस इंडिया, और हरियाणा की पहली ऐसी बेटी बच्चों जिसको मिस इंडिया का ताज पहनाया गया था। तो हरियाणा से पहली मिस इंडिया बनने वाली लड़की कौन है? कनिष्का धनखड़। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। बात तो मेरे भाई सही है तेरी अभिषेक, लेकिन ये पूछे नहीं जाएंगे दोस्त। ठीक है ना, ये नहीं पूछे जाएंगे। तो कनिष्का धनखड़ पूर्व मिस इंडिया, ये भी आपको याद रखनी है। कनिष्का धनखड़ के बाद जगत जाखड़। बेटा सुनरेटी गांव से जगत जाखड़ का संबंध है, जन्म हुआ इनका सुनरेटी गांव में। और कौन है जगत जाखड़? हरियाणवी फिल्मों के सबसे सफल अभिनेता। हरियाणवी फिल्मों के सबसे सफल अभिनेता। तो आपको ध्यान रखना है, हरियाणवी फिल्मों के सबसे सफल अभिनेता बच्चों जगत जाखड़, जिन्होंने चंद्रावल जैसी सफल फिल्म के अंदर सूरज का किरदार निभाया था। सूरज का किरदार निभाया था। ठीक है ना। हम बात करेंगे यहां पर संत गरीबदास की। हम जिक्र करेंगे यहां संत गरीबदास जी का।
बच्चों संत गरीबदास जी जो हैं ये छुडानी गांव में पैदा हुए। छुडानी गांव में, छुडानी गांव वैसे इनका ननिहाल था। तो इनके पिताजी जो थे वो गर्जमाई थे। ठीक है। तो बच्चों ये छुडानी गांव में अपने ननिहाल के घर ही पैदा हुए गरीबदास। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1717 ईस्वी में हुआ था। 1717 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1778 में मेरे दोस्त इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये इनका जीवन काल है। हम बात करें तो गरीबदास जी जो हैं ये 18वीं सदी के सुप्रसिद्ध संत हुए हैं। सबसे प्रमुख जो संत थे हरियाणा के अंदर 18वीं सदी के, वो गरीबदास हुए हैं। 18वीं सदी में बच्चों सुप्रसिद्ध संत हुए हैं। ठीक है। गरीबदास जो हैं ये निर्गुण राम के उपासक थे। निर्गुण राम के ये क्या थे? उपासक थे बेटा। हम बात करें गरीबदास जी के बारे में और तो याद रखना है कि इनकी जो प्रसिद्ध रचना रही है, एक तो रही है बच्चों गरीब ग्रंथ। गरीब ग्रंथ को हम रतन सागर भी बोलते हैं। और एक इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है अमृतवाणी। और बेटा इस अमृतवाणी के अंदर सप्ताह के जो 7 दिन हैं वो आपको किस तरीके से यूज करने चाहिए, उन 7 दिनों का महत्व क्या है। तो सप्ताह के सातों दिनों का अलग अलग महत्व आपको बच्चों इस गरीबदास जी की अमृतवाणी नामक रचना के अंदर पढ़ने को मिलेगा। तो ये अमृतवाणी रचना ये सप्ताह के 7 दिनों के ऊपर आधारित है। बच्चों गरीबदास जी के 4 बेटे थे और उन्हीं में से एक बेटा है इनका जैतराम। संत गरीबदास जी के 2 बेटियां थी और 4 बेटे थे। उन्हीं 4 बेटों में से एक बेटा है जैतराम, जो गरीबदास की तरह ही मेरे दोस्त सत्य के मार्ग पे गए और आगे चल के ये भी संत बने। तो जैतराम जो है ना ये फेमस हुए 25 पुस्तकों की रचना किए जाने के कारण। तो जैतराम जी के द्वारा 25 पुस्तकों की रचना जो है बेटा वो की गई थी। ठीक है। तो यहां तक चीजें क्लियर हुई। तो बच्चों इसी के साथ जज्जर डिस्ट्रिक्ट हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो चुके हैं 19। कितने डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो चुके हैं? 19 डिस्ट्रिक्ट मेरे दोस्त कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे मेरे दोस्त 20वां जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा उसका नाम होगा नू। हेडिंग डालिएगा फटाफट। जिला दर्शन नू। यानी कि बच्चों मेवात। पूछा जाए आपसे कि बताइएगा भाई मेवात की जो स्थिति है वो क्या है, तो आप लोग बता दोगे दक्षिण पूर्व। बेसिक बेसिक बातें फटाफट लिख लीजिएगा कि इसकी जो स्थिति है वो क्या होगी? हरियाणा के दक्षिण पूर्व। ठीक है। स्थिति के बाद हम बात करेंगे अस्तित्व की। कि बेटा अस्तित्व, तो आप बोलेंगे अस्तित्व आया है इसका 4 अप्रैल 2005। 445 याद रखेंगे। तो 4 अप्रैल 2005 बेटा ये किससे अलग हुआ होगा? ये 2 जिलों से अलग हुआ, गुड़गांव और फरीदाबाद से। तो ये अकेला गुड़गांव से अलग नहीं हुआ बल्कि ये फरीदाबाद से भी अलग हुआ है।
तो गुड़गांव और फरीदाबाद से ये क्या हुआ है, अलग हुआ है। हम बात करें अक्षेत्रफल की, अस्तित्व के बाद क्षेत्रफल बच्चों 1507 वर्ग किलोमीटर। हम बात करें जनसंख्या की, जनसंख्या का आधार 2011 की जनगणना, और 2011 की जनगणना के आधार पे इसकी जो पॉपुलेशन है बेटा वो क्या रही है, 10 लाख से अधिक। ठीक है, 10 लाख से अधिक। हम बात करें तो इसका जो पुराना नाम रहा वो क्या रहा है, तो नू को हम बच्चों मेवात के नाम से जानते थे पहले, तो इसका पुराना नाम याद रखेंगे मेवात। आपसे ये भी पूछा जाए कि मेवात से ये नू कौन से साल बना, तो 2016 में। तो 2016 में इसका नाम मेवात से बच्चों नू हुआ। पुराने नाम के बाद हम बात करें इसके नामकरण की, और इसका जो नामकरण मेरे दोस्त मेवात था, जब इसका नाम मेवात था तो मेवात क्यों था, मेव जाति की अधिकता के कारण। यहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा पाई जाती है और मुसलमानों में भी बच्चों जातियां होती हैं, तो यहां पर कौन सी जाति के मुसलमान ज्यादा हैं, मेव जाति के मुसलमान ज्यादा हैं। ठीक है, तो मेव जाति की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। सत्यमेवपुरम जो है इसका पुराना नाम नहीं था बच्चों, वो तो सत्यमेवपुरम नाम से इसकी स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी 2004 में, तो इसका नाम कभी सत्यमेवपुरम नहीं रहा। समझ में आई बात। तो सत्यमेवपुरम से तो इसका नाम रखा जाना तय किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही मेरे दोस्त, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में। और कल बच्चों मेवात और पलवल दोनों के दोनों डिस्ट्रिक्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट आधे घंटे का डिस्ट्रिक्ट होगा। और बच्चों 22 के 22 जिले कंप्लीट होने के बाद लगभग हमारा 50 से 60% सिलेबस बच्चों कंप्लीट हो जाएगा हरियाणा जीके के अंदर। उसके बाद आपके 2 पार्ट बचेंगे, एक बचेगा, 2 नहीं सॉरी 3 पार्ट बचेंगे, एक हरियाणा की ज्योग्राफी, एक हरियाणा की हिस्ट्री और एक हरियाणा का मिसलेनियस पार्ट। ठीक है।